हम लोगों ने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है, पेरेंटिंग स्टाइल्स इन अ चेंजिंग सोसाइटी। बेसिकली जो इससे मेन मकसद है वो ये है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं सोसाइटी के अंदर प्रेवलेंट, उनकी नो हासिल की जाए। जो पेरेंटिंग है ये एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम लोग बहुत ही कन्वेंशनल समझते हैं। यानी जो चाइल्ड रेयरिंग है ये यूँ है कि जी ये एक तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं वाया लर्निंग के, वाया मॉडलिंग के। जो एक जनरेशन देखती है कि उसकी पेरेंटिंग ऐसी हुई है और वो इसी तरह के सेम तरह की जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो नई जनरेशन में मुंतकिल कर देती है। तो हमारी जो ये फील्ड है जो साइकोलॉजी है और ऑब्वियसली इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है। सो ऑब्वियसली हमारे फिनोमेना को जो सोशल फिनोमेना है, जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, उसको हम साइंटिफिकली देखेंगे। इसी तरह हम जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं इनको भी साइंटिफिकली देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इनका क्या रोल है चाइल्ड रेयरिंग में और जो बच्चों के एटीट्यूड्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट में इनका क्या रोल। सो अगर कोई अच्छे बिहेवियर, अच्छे एटीट्यूड्स डेवलप हुए हैं तो वो किस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल से पैदा होते हैं या किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर, मैलअडैप्टिव बिहेवियर, एटिपिकल कोई डेवलपमेंट हुई है तो उसमें पेरेंटिंग स्टाइल का क्या रोल। सो आमतौर पे हम जो चीज़ों को जो कैटेगराइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो पेरेंटिंग स्टाइल को भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो पहला पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अब ये जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है तो पेरेंटिंग के साथ आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी ये दिस इज़ अबाउट डिसिप्लिनरी रूल, दिस इज़ about how the parents are imposing restrictions, creating kind of barriers and maybe for the guidance of the younger ones। तो ये जो यंग जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, इनको गाइड करने के लिए, इनको सही रास्ता दिखाने के लिए, इनको डिसिप्लिन करने के लिए ये रवैया अख्तियार करें, ये रवैया अख्तियार न करें। तो जो टेक्निकली समझा ही ये जाता है कि जो पेरेंटिंग है ये है ही इट्स अबाउट एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, जो कि एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन है। वो मिसकॉन्सेप्शन कैसे है? देखिए, अगर सिर्फ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल एग्जिस्ट करता हो और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग वर्क करती हो और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का रिज़ल्ट आता हो तो पूरी दुनिया में फिर सब लोग अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को ही रिकमेंड करें और इसी को ही बेनिफिशियल समझें और इसी के ही प्रोपेगेंडिस्ट हों। हम तो हर चीज़ को देखेंगे कि किसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है। अगर किसी ने इस बारे में तहकीक की है या किसी फील्ड ऑफ स्टडी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, तो जो पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है, उसके पॉजिटिव्स अगर ज़्यादा हैं तो फिर तो ऑब्वियसली इसी को रेकमेंड होना चाहिए। जिसकी भी पेरेंटिंग स्टाइल की पॉजिटिव आउटकम है तो उसी को रेकमेंड होना चाहिए। तो मेनली जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो स्टाइल है ये कन्वेंशनल रवायती समझा जाता और रवायती जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो यही है कि आप बच्चों को इन ईच एंड एवरीथिंग में डिसिप्लिन करते, उनके को की डिसीजन मेकिंग में आपका रोल होता। आप डिसीजन मेकिंग में किसी और साइड का इन्फ्लुएंस नहीं लेते, आप बच्चों की चॉइस को नहीं कंसिडर करते, टेस्ट एंड टेम्परामेंट का ख्याल नहीं करते और आपका एक प्री कंसीव्ड आपके जहन में ये थीम्स होती हैं, ये आइडियाज़ होते हैं, डिसीजंस होते हैं कि ये चीज़ें बच्चे के लिए बेनिफिशियल हैं, उसकी एकेडमिक्स के लिए, उसकी वेल बीइंग के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके कैरियर के लिए। सो आप डिसीजन मेकर, आप डिसाइड करते हो। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि जो दुनिया में मुख्तलिफ कल्चर्स हैं सोसाइटी के, उनमें भी ज़्यादातर का जो ताल्लुक़ है वो इस तरह का ही है कि जी जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ हैं, जिनको हम पिदरसरी माशरे कहते हैं समाजियात या सोशियोलॉजी की ज़बान में, जैसे कि उनमें से एक हमारा माशरा भी है। वहाँ जो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी जो ट्रेड्स हैं वो मोर और लेस प्रेवलेंट होते हैं
और सोसाइटी उनको रीइंफोर्स करती है और इनकरेज करती है। एक सख्त गिर जो बाप है, एक डिसिप्लिनरियन जो बाप है, वो उसकी तारीफ़ होती है, उसकी मिसाल दी जाती है, उसकी तारीफ़ होती है। सो जब सोसाइटी उसको इनकरेज करती है, उसकी हौसला अफजाई करती है उसके रवैये की, तो आम तौर पे फिर वो एक सख्त गिर जो बाप है वो एक तरह का रोल मॉडल। मैं एक और चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि ये जो पेरेंटिंग है ये है मदरिंग एंड द फादरिंग, और जो फादरिंग है यानी जो बाप का जो रवैया है वो हमेशा बाप ही अख्तियार करेगा। लेकिन बहुत ऐसा भी होता है कि रोल रिवर्सल होती है, बाप कभी कभार उसको माँ का किरदार भी अदा करना पड़ता कि जो सिंगल जो पेरेंट फैमिलीज़ हैं उनमें जैसे फादर इज़ सर्वाइविंग, या जो बाप ही है बच्चे के साथ, तो वो फादर मदर दोनों का रोल प्ले कर रहा होता है, मे बी मदर का भी प्ले कर रहा होता है। एंड वाइस वर्सा भी कहें कि बहुत सी जो माएँ हैं वो बाप के बगैर बच्चों को पाल रही होती हैं। तो उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, सेपरेशन, डाइवोर्स या डेथ, कोई भी आप कह लें, तो टेक्निकली वो बाप का रोल भी अदा कर रही होती। इसी तरीके से जो हमारा जो अर्बन लिविंग है उसमें बहुत सी ट्रांजिशंस हैं। यहाँ हमारे इवन पाकिस्तान में भी अब बड़े अर्बन सेंटर्स हैं, तो उसमें ये होता है कि जो फादर है, बाप है, उसकी जो मसरूफियात हैं वो उस लेवल की हैं, कोई नौकरी है, बिज़नेस है, रोज़ी रोज़गार है, तो वो बच्चों के पास ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता। तो ज़्यादातर जो टाइम है बच्चा जो है वो या स्कूल में स्पेंड करता है या फिर घर में स्पेंड करता है। और घर का जो कंसिडरेबल टाइम है वो ज़ाहिर है वालदा अवेलेबल है, माँ अवेलेबल है। तो आपने ये अर्बन फिनोमेना बहुत देखा होगा कि बच्चों की पिक एंड ड्रॉप से लेके स्कूल लाने ले जाने से लेके और दीगर मामलात उसके देख के, तो वो सब कुछ कई लोगों ने हमारे यहाँ, क्योंकि जो फीमेल जॉब्स हैं वो इतनी इंकरेज नहीं की जाती या उनका इतना ज़्यादा बड़ा फिनोमेना नहीं है, और इन केस अगर कोई जॉब है भी है तो तब भी इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फीमेल डोमेन, वुमेन डोमेन, दैट के जी वो बच्चों की रेयरिंग करे और बच्चों की का ख्याल रखे। तो बहुत केसेस में जो मदर है वो फादर का रोल भी अदा करती है, और उसके अंदर भी अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हो सकता है, उसका स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग भी अथॉरिटेरियन हो सकता है। क्योंकि बाज़ केसेस में जो फ़ीमेल, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद वो फादर का रोल बेहतर अदा नहीं कर सकती हैं, अथॉरिटेरियन रोल बेहतर अदा नहीं कर सकती, तो उतनी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उतनी सख्त हो जाती हैं। यानी कई दफ़ा वो जो रियल बायोलॉजिकल जो फादर है उसके अथॉरिटेरियन होने के लेवल से भी आगे वो चली जाती। सो सी दैट कि अगर हम जो अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग को देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखेंगे। सो बच्चों का अगर आप उनसे वो करें ना, तो अगर उनकी मेन कंप्लेन कभी किसी पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आएगी तो वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आएगी कि जी अभी तो ये मुझे बच्चे समझते हैं, वो मेरे नुक्ता नज़र को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं रहे, दुनिया तब्दील हो गई है, ट्रेंड्स तब्दील हो गए हैं, फैशन तब्दील हो गया है, अब उस तरह का रुझान नहीं रहा, अब दुनिया वो नहीं रही, अब बहुत आगे चले गए हैं, और ये क्योंकि ये अपने अभी भी पास्ट में रहते हैं, अभी इनको अभी पता नहीं है कि दुनिया में क्या होता है, तो इसलिए ये इस तरह के डिसीजन करते हैं जो कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, हमारे लिए बेहतर नहीं। सो ये जो कंप्लेंट्स है ये सारी की सारी आती हैं, बेसिकली ये आती हैं रिगार्डिंग द अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। मैंने कहा कि जैसे कन्वेंशनल जो पेरेंटिंग है हमारे यहाँ, उसके अंदर में ये जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो स्टाइल है वो इनकरेज होता है, मतलब लोग उसको फॉर वट एवर रीजन्स मे बी वो समझते हैं या उनके सामने इस तरह की एविडेंस है। सो इस तरह की बात आप कहीं भी करेंगे ना, तो लोग कहेंगे जी कि जी ये तो ऐसा ही है कि अगर बच्चों को आप छोड़ देंगे और उनको रियलाइज़ नहीं करवाएंगे और उनको ऑर्डर नहीं करेंगे और उन पर सख्ती नहीं करेंगे, तो फिर जनाब आप फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगत लें, इसके नताइज आप देख लें, और नताइज जो हैं बेसिकली वो इस तरह के होंगे कि आप फिर टॉलरेट नहीं कर सकेंगे और वो एक लाइकली आउटकम नहीं होगी। सो इस सोसाइटल इंकरेजमेंट से जो ज़्यादातर जो प्रेवलेंट हमारे यहाँ जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल ही है बेसिकली। कुछ लोग अपने आप को बहुत डिफरेंट ज़ाहिर करने की भी कोशिश करते हैं,
कुछ कहते हैं कि जी हम तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, हम बहुत इस तरह के हैं कि हम बच्चों को अलाउ करते हैं, हम उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, हमने तो हमेशा इनकी मर्ज़ी पे हम चले हैं। लेकिन ये ऐसा जो है ये कहने की हद तक, और ये जैसे आप किसी तकरीब में किसी से मिलें तो ये अपना एक अच्छा इमेज देने की हद तक ये है। और अगर हम उनके बच्चों से बात करेंगे तो वो तो आपको एक दूसरी पिक्चर बताएंगे और एक दूसरी सूरत हाल आपको बताएंगे वो। सो मेरा पॉइंट ये था कि अगर ये बेनिफिशियल है, सो एविडेंस कम से कम है इसकी। अगर आप सख्त गिरी करते हैं तो सख्त गिरी का जो रवैया है ये आप बच्चों में मुंतकिल भी करते हैं। आप छोटे बच्चों में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि जब आप उन पे सख्ती करते हैं तो वो अपने छोटों पे उस सख्ती को मुंतकिल कर सकते हैं। यानी उनके नज़दीक जो एक लाइकली मॉडल है फॉलो करने का, जिसको फॉलो करना चाहिए या जिसकी पैरवी करनी चाहिए, वो ये है कि छोटों पे धौंस जमाई जाए, उनसे अपनी बात मनवाई जाए, उनकी लॉजिक को ना सुना जाए या उसका ख्याल ना रखा जाए। हम दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल पे चले जाते हैं जो जिसको हम लेज़र पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आप उनसे पूछें तो सारे बच्चे कहेंगे कि यही वाला पेरेंटिंग स्टाइल हो, बिकॉज इट डील्स विद व्हाट दैट के द पेरेंट्स आर नॉट बॉदरिंग, लाइक दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी hurdle in the way of the children, but at the same time they are showing less concern, indifference, and maybe they are letting children to do whatever they want to do. तो बच्चों को जो मर्ज़ी है जो वो करना चाहते हैं उनको अलाउ कर देते हैं, वो कर लें। लेकिन मेनली वो लेस कंसर्न होना, उनका इनडिफरेंट होना, लेस कंपैशनेट होना, लेस कंसर्न रखना जो है वो भी ऑब्वियसली कोई बहुत पॉजिटिव बिहेवियर पैदा नहीं करता बच्चों में, कोई बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा नहीं करता बच्चों में। वो एक तरीके से समझ लें कि जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग एक एक्सट्रीम पर है, तो जो लेज़र फेयर है, जो डीली डाली किस्म की पेरेंटिंग है, वो दूसरी एक्सट्रीम पर चली जाती। इन पेरेंट्स में आमतौर पे कुछ टेक्निकल मजबूरियां भी होती हैं, जैसे मैं भी मियाँ बीवी दोनों बहुत मसरूफ़ हैं, या फैमिली के हालात ऐसे हैं कि वो इतना बच्चों की देखभाल वाला मामला कर नहीं सकते। कुछ जगहों पे ब्रोकन फैमिलीज़ में भी ये ट्रेंड होता है, ज़ाहिर है वो आपस में उनके यहाँ इतनी इमोशंस नहीं रहते या एक जो बॉन्ड नहीं रहता, तो मे बी सेपरेशन या डाइवोर्स नहीं भी है, एक छत के नीचे रह भी रहे हैं, तो तब भी वो बच्चों से इतने फिर वो कंसर्न नहीं रहते। और ऑब्वियसली ये डैमेजिंग फिनोमेना, ये बाज़ केसेस में अगर हम मे बी बूस्टिंग ना कर रहे हों तो कई दफ़ा ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से भी ये ज़्यादा डैमेजिंग हो जाता है, क्योंकि जो आप ह्यूमन जो आप समझ लें ह्यूमन काइंड ऑफ जो बिहेवियर है वो इंड्यूस नहीं होता बच्चों, और वो बिल्कुल एक मैकेनिस्टिक लिविंग, जैसे हम कई दफ़ा यहाँ बहुत सी रिसर्चेस हैं दुनिया में कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो बच्चे हैं और जो नेचुरल पेरेंट्स के साथ जो बच्चे रहते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है उनके रवैयों में। सो ऑब्वियसली ये है कि जी वो कंपैशन वाला जो एलिमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है, बिकॉज वो एक तरह की मैकेनिस्टिक लिविंग में रहते हैं। तो इस तरह के जो लेज़र फेयर जो स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, इसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए एक तरह का मैकेनिस्टिक बिहेवियर, नॉट बॉदरिंग काइंड ऑफ अ बिहेवियर, लेस कंपैशनेट बिहेवियर, लेस कंसर्न रखने वाला बिहेवियर, रियल ओरिजिनल जेन्युइन बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहते हुए डेवलप कर लेते। सो अगेन ये एक दूसरी एक्सट्रीम, एक दूसरी जो आप क्या लें लिमिट है। सो अगेन इसमें भी काउंटर प्रोडक्टिव होना बनता है। पेरेंट्स से बात करें तो वो कहते हैं कि जी अब ये देखें ना, हमने इनकी रोज़ी रोटी के मामलात है उसमें हम मसरूफ़ हैं, ज़्यादा जो मसरूफ़ होते हैं वो कहते हैं। सेकंड का ये होता है कि जी हम इनकी सारी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं, हम इनको जो भी इनकी एकेडमिक कहीं पढ़ाते पढ़ते हैं तो पढ़ा रहे हैं, कहीं अच्छा इनको खाना दे रहे हैं, अच्छा इनको कपड़ा दे रहे हैं, और हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं। कई दफ़ा तो ये रिपोर्ट भी ना बहुत ही बताने की हद तक होती है कि ऑब्वियसली कई दफ़ा वो क्योंकि लेस कंसर्न होते हैं तो इतना में भी ख्याल नहीं भी रख रहे होते हैं।
अब बच्चों के अगर साइड पे उनकी स्टोरी पे आ जाएं तो उनका यही होता है कि जी ये द पेरेंट्स आर लाइक जैसे हैं और अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपनी दुनिया में मगन हैं, और बच्चे ट्राई करते रहते हैं ऐसे पेरेंट्स की तवज्जो हासिल करने की। दफ़ा वो बहुत से ड्रामेटिक टाइप रवैये भी डेवलप कर लेते हैं, जिसको आप कहें ड्रामाबाजी कह लें, और वो इस तरह की होती है कि जी वो जिस्मानी जो बीमारियों से लेके वो बहुत से इस तरह के एक्सक्यूज़ेस गढ़ लेते हैं, या किसी नॉर्मल सी चीज़ को बहुत ही ड्रामेटिक करके ड्रामाई अंदाज में पेश करते हैं। और मेनली उनका कंसर्न, आमतौर पे छोटे बच्चे इस तरह का ज़्यादा करते हैं, और मेनली उनका कंसर्न ये होता है कि वो अटेंशन हासिल करें, और अगर उनको अटेंशन नहीं मिलती तो मे बी वो उनके अंदर कोई थोड़ा सा आप कहें कि जो डिप्रेसिव जो रवैये हैं, बिहेवियर्स हैं, वो पैदा होते हैं, कोई थोड़ा सा मायूसी का एलिमेंट पैदा होता है, और थोड़ा सा विथड्रॉल का, आइसोलेशन का, एक्सक्लूसिवनेस का जो रवैये हैं, तन्हा हो जाने का, लोगों से दूर हो जाने का के रवैये पैदा होते हैं। जो थर्ड काइंड ऑफ अ पेरेंटिंग है, ऑब्वियसली जब दो एक्सट्रीम्स के बाद आप जाएंगे तो थर्ड तो एक मिडल वे आएगा, और मिडल वे इज़ ऑलवेज द बेस्ट वे। म्याना रवि हमेशा से बेहतरीन पॉलिसी समझी जाती है। सो द बेस्ट मे बी जो पेरेंटिंग स्टाइल है, उसको एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, तो जो स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है वो भी है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल। जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल है, अब मैंने कहा जैसे बहुत डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी क्या है जी, आप लोगों की राय का एहतराम करते हैं, लोगों के नुक्ता नज़र का एहतराम करते हैं, लोगों को डिसीजन मेकिंग की आज़ादी देते हैं, लोगों के हकूक़ की पासदारी करते हैं। अब ये बेसिकली डेमोक्रेसी है, कोई इसको इन मानों में समझे। तो बच्चों का भी यूँ है कि जो डेमोक्रेटिक पेरेंट्स हैं, दे आर कंसर्न्ड, लेज़र फेयर पेरेंटिंग के मुकाबले में दे आर कंसर्न्ड, they are showing compassion, they are looking for their children for decision making for their own selves, वो अपने लिए खुद फैसला करें ये। लेकिन ज़ाहिर है वो क्योंकि कंसर्न्ड होते हैं तो वो कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें एवेलुएट करके देते हैं, किसी डिसीजन पे जाने में मदद करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें एलैबोरेट करके एग्जाम्पलीफाई करके मिसालें दे के समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी अपना जो फ़ैसले हैं वो बच्चों पे इम्पोज नहीं करते। प्लस में बच्चों की एज के मुताबिक, उम्र के मुताबिक उनके रवैयों का तज्ज़िया करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात। देखिए, जो पेहले हमने पेरेंटिंग स्टाइल हमने बताए, तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, लेज़र फेयर है, तो दोनों में जो पेरेंट है वो पेरेंट बन के सोच रहा है, उसके पीछे अपने एक्सपीरियंसेस है, वो नहीं कंसिडर कर रहा कि बच्चा भी 12 साल का है, 10 साल का है, 17 साल का है, 18 साल का है, बच्चा बच्ची जो भी है, और वो उस एज में उसको अपने टाइम का भी, मे बी मेरा जो एक्सपीरियंस है कि उसको अपने टाइम जब वो यंग था या थी, उस एक्सपीरियंस को भी वो कंसिडर नहीं करते, और स्ट्रेट अवे एडल्ट डिसीशंस, ग्रोन अप के डिसीशंस और एक अपने हिसाब से मैच्योर डिसीशंस वो उनके ख्याल में वो इम्पोज करता है। तो एज को देखना, लेज़र फेयर में भी यूँ है कि वो क्योंकि तो पेरेंट्स बॉदरिंग ही नहीं है, वो ख्याल ही नहीं रख रहे, उनको परवाह ही नहीं है, या उनको इतना कंसर्न नहीं है, तो वो तो यूँ है कि जी वो बच्चे जो भी करें तो वो इतने उससे मुतासर नहीं होते। लेकिन अगर आप एज को समझ के बच्चे के रवैये को समझें, देखिए ना, नफ्सियात में हमने स्टेज थ्योरीज हैं बहुत, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं बहुत, वो फ्राइडियन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की भी स्टेजेस हैं, वो एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की भी स्टेजेस हैं। ये जो स्टेज थ्योरी, जैसे यहाँ पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी भी स्टेजेस हैं। ये सब स्टेजेस एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक्सप्लेन करती, एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करती।
So you need to check the behavior, you need to evaluate the behavior, you need to investigate the behavior, you need to analyze the behavior of a child from his or her age. एज आप कंसिडर करेंगे तो बहुत से रवैये आपको बच्चों के समझ आए. फिर आप उसमें कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, गुड बैड कैटेगरी में वो कर सकते हैं, जो वेरिंग ऑब्वियसली डिग्री के साथ होगा, मुख्तलिफ होगा. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इन 3 पेरेंटिंग स्टाइल की जो डिस्कशन है, इससे एक चीज़ सामने आती, वो ये आती है कि जो पेरेंटिंग है वो कोई एक मोनोटोनस, मैकेनिस्टिक और कोई प्रिस्क्राइब्ड जैसे फिक्स्ड किस्म का रवैया नहीं है. ये ऑब्वियसली फ्रॉम वन फैमिली टू अनदर फैमिली, फ्रॉम वन टाइप ऑफ पेरेंट्स टू अनदर डिफ़र करता. फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि ये ऐसा भी नहीं है कि जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं वो एक दफ़ा अथॉरिटेरियन हो गए तो वो सारी ज़िंदगी अथॉरिटेरियन रहेंगे, जो लेज़र हो गए वो हमेशा से ऐसे ही रहेंगे, और जो डेमोक्रेटिक हैं वो हमेशा से ही डेमोक्रेटिक रहेंगे. जो अथॉरिटेरियन हैं वो लेज़र भी हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, और जो डेमोक्रेटिक हैं वो अथॉरिटेरियन भी हो सकते हैं. सो मिक्सचर ऑफ बिहेवियर भी आपको, यानी जो मिक्स्ड किस्म के की एविडेंस भी आएगी कि कहीं पेरेंट्स अथॉरिटेरियन भी हो रहे होंगे, कहीं वो नॉन बॉदरिंग भी हो रहे होंगे, और कहीं वो डेमोक्रेटिक भी हो रहे होंगे. सो ये कागज़ों पे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम एक मिक्सचर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना लें, लेकिन इंसानों के मामले में ऐसा नहीं है. वहाँ कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर भी होती है. यानी एक जो प्रॉब्लम आप ये देखेंगे कि ये मे भी कहीं उन्होंने डेमोक्रेसी भी शो की होगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पीछे डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स क्या है पेरेंटिंग. क्या वो मोस्ट ऑफ द टाइम अथॉरिटेरियन ही रही है पेरेंटिंग. इसी तरीके से जो लेज़र्स फेयर है वो हमेशा से ही नॉन बॉदरिंग थे, या कभी वो किसी ज़माने में कंसर्न भी शो करते थे, किसी ज़माने में वो डेमोक्रेटिक भी थे. सो सोशल डायनामिक्स देखे बगैर आप पेरेंटिंग स्टाइल्स को एवेलुएट नहीं कर सकते. एक जो क्वेश्चन हमसे आमतौर पे होता है, देखिए हम क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं वही आते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं, और पेरेंटिंग स्टाइल ज़्यादातर कंसिडर होते हैं जहाँ कोई एडजस्टमेंट इश्यूज़ आमतौर पे आते हैं पेरेंट्स के बच्चों के दरमियान. उसकी कॉन्सिक्वेंसेस साइकोलॉजिकल बहुत होते हैं. डिप्रेशन भी हो सकता है बच्चे में, एग्रेशन भी हो सकता है इसमें, टीनेज एग्रेशन बहुत कॉमन है. आमतौर पे अथॉरिटी फिगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम के तौर पे बच्चे एग्रेसिव होते हैं जो टीन्स हैं. सो क्वेश्चन हमसे मेन होता है कि जी हम करें क्या, मतलब तो हम व्हाट इज़ टू बी डन बेसिकली, हमें क्या करना चाहिए कि हम बेहतर तरीके से पेरेंटिंग कर सकें. सो हमारा ये होता है कि आप ऑब्वियसली जो अथॉरिटेरियन कहीं स्टाइल हमें नज़र आता है तो हम जो बेस्ट रिकमेंडेड है तो डेमोक्रेटिक वन. आपको अपने आप को पहले समझना होता है कि आपकी अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं. वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके किसी बिलीफ सिस्टम की वजह से बने होते हैं, आपके किसी सोशल थिंकिंग की वजह से बने हुए होते हैं, आपके किसी एक्सपीरियंस की उस पर बने होते हैं. हमारे नफ्सियात का काम ये होता है कि हम उनको एवेलुएट करके बताते हैं, डायरेक्ट नहीं करते कि ये करें ना करें, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्टेड किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, बल्कि उनको एवेलुएट करके बताते हैं कि उनमें एक तरह की इंसाइट पता करने की कोशिश करते हैं कि वो गलत किधर है, ताकि उनको ये समझ आए कि जो वो सही समझ के कर रहे हैं वो गलत कैसे हो सकता. इसमें हमने अपनी तरफ से उनको कुछ चीज़ मनवानी नहीं होती, हमने अपनी तरफ से उनको कुछ डिसीजन उनके ऊपर थोपना नहीं होता, तो फिर तो हम अथॉरिटेरियन किस्म के प्रोफेशनल्स बन जाएंगे. हमारा मेन मकसद ये होता है कि जहाँ जिस जगह से प्रॉब्लम आ रहा होता है, क्योंकि हमारे पास लोग तो वही आएंगे जो जिनको प्रॉब्लम होता है, जहाँ से प्रॉब्लम ओरिजिनेट करता है सोर्स उसका बताया जाए, उसकी डेवलपमेंट बताई जाए और उसकी आउटकम बताया जाए. यह इंसाइट देने से जो साइकोथेरेपीज़ हैं ये इंसाइट साइकोथेरेपीज़ कहलाती हैं. हमारा मकसद ये होता है कि पेरेंट्स अपने
बिहेवियर को एडजस्ट करें और कुछ जो कंसिडर टू बी अ विक्टिम पार्टी जो बच्चे हैं, कई दफ़ा उनके रिएक्शनरी एटीट्यूड से भी पेरेंट्स में सख्ती आती है। तो सेम एक्सरसाइज हम बच्चों के साथ भी करते हैं ताकि वो एक मे बी अगर वो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं और वो मे बी एग्जैजरेट कर रहे हैं और वो मे बी ओवर जनरलाइज कर रहे हों, तो वो देखें कि उनकी साइड से कहाँ प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट हो रहा। सो ताकि दोनों पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर ये एक इंसाइट डेवलप हो कि अगर किसी फॉर्म की एडजस्टमेंट होनी है तो वो किस तरीके से हो सकती है और मैल एडजस्टमेंट की रीजंस क्या है। इसी तरीके से फिर वो एक तरीके से थेरेप्यूटिक रेजोल्यूशन होती है और टेक्निकली स्पीकिंग एक तरह की ट्रीटमेंट होती है। बहुत शुक्रिया आप।